चलो, पंचायती राज में हम लोग जो कल पढ़े थे ना, उसको मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज का उदय या फिर हमें उसकी संरचना कहां से देखने को मिलती है? सबसे पहले वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के बाद ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर प्राचीन काल, फिर 1864, फिर 1880, फिर 1870, फिर 1880, फिर 1907, फिर 1919, फिर 1935, फिर 1942 में मतलब हुआ कुछ नहीं था, वो इतिहास के लिए बस बताया था मैं, जानने के लिए। 1952 में होता है। फिर 52 में क्या होता है? हाँ, जब जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं प्रधानमंत्री, तो हाँ, दो समिति बनाते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए और एक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। 1952 का इतिहास है, 1952-53 में। फिर उसके बाद 1989 और फिर 1992, फिर लास्ट में 1993, है ना। मतलब इसके इतिहास को अगर हम समझेंगे तो उसका एक क्रम है इतिहास को याद करने का कि भाई भारत में ये आया कैसे। तो सबसे पहले हम इसको पाते हैं कहां पर? वैदिक काल। वैदिक काल में मिलने के बाद हमको फिर मिलता है कहां पर? ये ऋग वैदिक काल। इसके बाद हमें मिलता है ये उत्तर प्राचीन काल। उत्तर प्राचीन काल में किसके पास मिलता है? हाँ, चोल वंश, संगम वंश का है ये, चोल में मिलता है। फिर यहां से फिर हम कहा मिलता है ये 1864 में। फिर उसके बाद 1870 में। 1870 में कौन रहता है? लॉर्ड मेयो रहते हैं। फिर उसके बाद 1870 के बाद 1880-82 में कौन रहते हैं? लॉर्ड रिपन रहते हैं, लॉर्ड रिपन। फिर उसके बाद 1907 में क्या आता है? शाही आयोग आता है, रॉयल कमीशन आता है। इसके बाद 1907 के बाद फिर 1919 में क्या आता है? रॉलेट एक्ट आता है। फिर 1919 के बाद 1935 भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1952 में क्या होता है? आम चुनाव के तहत दो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, प्रोग्राम शुरू होता है। फिर 1952-53 हो गया यहाँ पर। फिर 1989 में संविधान संशोधन, कौन सा? 64वां और 65वां। फिर 1992 में क्या होता है? 73वां और 74वां। और उसके बाद फिर 1993 में क्या होता है? राष्ट्रपति इसमें अपना सिग्नेचर करते हैं और भारत में पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप प्राप्त करता है। ये इतिहास था। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका विकास। जैसे यहां पर आप पढ़े थे कि जैसे ही भारत आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 1952 में दो कार्यक्रम चलाते हैं, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक राष्ट्रीय विकास विस्तार कार्यक्रम। यहां पर दो कार्यक्रम चलाते हैं। ये दोनों के दोनों कार्यक्रम क्या हो जाते हैं? विफल होते हैं, असफल हो जाते हैं। असफलता का कारण क्या था? नौकरशाही का प्रभाव ज्यादा होना और जन भागीदारी, मतलब लोगों का आपस में नहीं जुड़ना। इस वजह से यह दोनों कार्यक्रम फेल हो जाते हैं। जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू सोचते हैं कि क्यों फेल हुआ है, इसके बारे में एक समिति बैठाते हैं, जिस समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? बलवंत राय मेहता। अब हमको पढ़ना है समिति मतलब विकास, पंचायती राज का विकास। तो इसमें विकास में पढ़ना है हमको समितियों के बारे में कि किस किस टाइप के समितियों का गठन किया गया था। तो देखो, पहले नोट नहीं करना ना, पहले समझना है सिर्फ। समिति में कुछ प्रमुख समितियां हैं। सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। फिर ये फर्स्ट में आते हैं। फिर सेकेंड में आते हैं अशोक मेहता समिति। फिर थर्ड में आते हैं कौन? जी वी के
राव समिति। फिर चौथे में आते हैं लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। फिर आते हैं कौन, थुंगन समिति। फिर छठवां में आता है गाडगिल समिति। इसके बाद आता है भूरिया समिति। ठीक है, इतनी सी समितियां बनती है ताकि पंचायती राज को आपका व्यवस्थित किया जाए, उसको मजबूती मिले और वह अपने ढंग से काम करे। ठीक है, इसको याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति कब आती है, 1957। अशोक मेहता समिति कब आता है, ऐसा लिखता हूं इसको, ये हुआ 1957। ये कब आया, 1977। ये 1985, ये हाँ 1986, ये 1988, ये भी 19, और ये 95 के आसपास आता है। ये इतनी सारी समितियां बनती है जो पंचायती राज को एक दर्जा देने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले आता है कौन, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, यह सबसे प्रमुख समिति थी और इसने क्या किया, पंचायती राज को 3 स्तर पर होने का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू करते हैं हम लोग तो उसको 3 स्तर पर, कौन कौन सा, सबसे पहले ग्राम, सबसे छोटी इकाई, फिर जनपद और फिर जिला। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं बलवंत राय मेहता समिति को समझने का। बलवंत राय मेहता समिति कब आया है, 1957। ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है 1958 में। ठीक है, इनकी प्रमुख सिफारिशें रहती हैं कि अगर आप बना रहे हो पंचायत तो वह त्रिस्तरीय होना चाहिए। सबसे प्रमुख इसकी सिफारिश थी। दूसरा था कि अच्छा इसी में ही कैसा रहेगा त्रिस्तरीय ढांचा, तो एक रहेगा ग्राम स्तर पर, एक रहेगा जनपद स्तर पर और एक रहेगा जिला स्तर पर। ग्राम में ग्राम पंचायत रहना चाहिए, जनपद में जनपद पंचायत रहना चाहिए और जिला में जिला पंचायत। ये 3 पंचायतों के बारे में डिस्कस करते हैं। और इनकी इसके बाद और अलग भी इसके अलावा कुछ और सिफारिशें थी। उनका कहना था पहला ये कि सत्ता, पहला इसका इनका टॉपिक सत्ता के बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे वित्तीय साधन, मतलब पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा रहता है इनका विकेंद्रीकरण, मतलब इन टॉपिक से बात करते हैं वो, है ना, विकेंद्रीकरण। और एक होता है योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, मतलब इनकी सिफारिशें तो ये तो थी ही, इनके अलावा इनकी ये सिफारिशें भी थी। सत्ता मतलब क्या, सत्ता मतलब यह कि जो ग्राम पंचायत है उसको वास्तविक रूप में सत्ता का हस्तांतरण करना चाहिए। मतलब यह है कि राज्य सरकार बैठ करके गांव को मत चलाए। अगर पंचायती राज बन रहा है, वहां पर सरपंच खड़े हो रहे हैं, तो उसको वास्तविक रूप से सत्ता दे दो ना आप केवल उनको चलाने के लिए योजना बनाओ, चलाएंगे वो। ठीक है, तो वास्तविक रूप में सत्ता का हस्तांतरण करने की बात कहते हैं। ठीक है, दूसरा है वित्तीय साधन, मतलब ये कि आप ग्राम पंचायतों को वित्तीय सुविधाएं देने की बात कीजिए। आप उनको फंड दीजिए, वो गांव में विकास कार्यक्रम चलाएंगे। इससे आजकल भी क्या होता है, आजकल पहले आप अगर आपको पता होगा कि जैसे मान लो गांव में बनाना है सड़क, ठीक है, तो सड़क बनाने के लिए पहले जब वो आवेदन करते हैं ग्राम पंचायत सरपंच की, भाई मुझे बनाना रोड बनाना है, आप फंड पास कीजिए। कितना चाहिए, तो 5 लाख चाहिए रोड बनाने के लिए। तो जितना भी फंड वहां से आएगा तो पहले आता नहीं है, पहले सरपंच अपने तरफ से उस रोड को बनाता है और उसके बाद उसका बिल को भेजता है, तब वहां से वो फंड वापस आता है। ठीक है, तो वित्तीय साधन उनको आपको देना चाहिए। तीसरा है विकेंद्रीकरण, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या
कि आपका जो कार्यक्रम है उसमें जब आप चीजों को बांटे हो, सत्ता का हस्तांतरण किए हो, तो प्रमुख जो सत्ता है, जो प्रमुख कार्य है, वो उसी के हाथ में रहे। अगर आप डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे, इनके ऑर्डर पे चलाओगे, तो काम नहीं होने वाला। और चौथा था क्या? योजनाओं का क्रियान्वयन, मतलब जैसे अभी देखना, कोई भी कलेक्ट्रेट ऑफिस में कोई भी योजना आया है, वो यहां पर आएगा कलेक्ट्रेट ऑफिस में, और उसके बाद वो प्रत्येक गांव में क्या होता है, जाता है। जैसे अभी का मेन मुद्दा क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। तो ये क्या करते हैं कलेक्टर साहब, प्रमुख जिले में बांट दिए, जिले का जो भी अपना अपना विकास खंड है, और विकास खंड से अगर गांव में गया है, तो गांव का जो सरपंच है वो प्रत्येक गांव के क्या करता है, किस किस घर में देना है वो करता है। तो योजनाओं का क्रियान्वयन वही करे, ठीक है। मतलब आप सेंट्रलाइज नहीं करना, सेंट्रलाइज करेंगे तो काम अच्छे से नहीं होगा। तो ये चार बातें भी वो अपने सिफारिशों में रखते हैं, जिस वजह से अशोक बलवंत राय मेहता समिति के बातों को सुन करके बलवंत राय जी को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। मतलब इनकी सिफारिशों को ही सुना जाता है। ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। इसके बाद जो आप सुनेंगे उसमें बहुत सारी लंबी लंबी बातें होती हैं। ये एक टू दी पॉइंट आते हैं कि भाई 3 होना चाहिए, और ये आपको उनको देना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। तो जैसे ये इतना बात करते हैं, इनके बातों के प्रभाव के कारण प्रभाव क्या पड़ता है? तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का जो नागौर जिला है ना, यहां से शुरू हो जाता है क्या आपका ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू करते हैं, जिससे पूरा राजस्थान जिले में धीरे धीरे क्या हो जाता है, लागू। इसके पहले फॉर्मेट के रूप में आंध्र प्रदेश में चलाते हैं, लेकिन उसको बस मतलब अगर बोला जाता है फॉर्मेट है, प्रोटोटाइप है, टेस्टिंग के लिए करते हैं, उसको लागू नहीं करते हैं। सबसे पहले अपनाने वाला जिला, है ना, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार सबसे पहले अपने जिले में, अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान, उसका नागौर जिला। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ता है, तब 11 अक्टूबर 1959 को फिर आंध्र प्रदेश का कौन सा? महबूबनगर, ये क्या करता है, फिर उसको अपने यहां लागू करता है। फिर धीरे धीरे ये सभी जगहों पर चलता है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान का नागौर जिला। पूर्ण रूप से नहीं, सिर्फ पंचायती राज को लागू करने वाला, ठीक है। ये था बलवंत। एक को और पढ़ा रहा हूं, फिर लिखेंगे अपन। एक है इन्हीं का बेटा, कौन? अशोक मेहता। ये कब लाते हैं? 1977 में। इनकी सिफारिशें क्या रहती हैं कि इनका कहना था कि पंचायत को केवल 2 स्तरीय रखें। कौन कौन सा 2 स्तर? कौन 2 स्तर? हाँ, ये ग्राम के प्रमुख ये थे विरोधी, ग्राम में नहीं होना चाहिए। हाँ, इन्होंने कहा था कि आप इसको भले ही जनपद, है ना, और इसको जिला, 2 जगहों पर लागू करें। ये इनकी पहली सिफारिश थी, जनपद में करें और जिला में करें, ग्राम में नहीं करें। इसके बाद इन्होंने कहा कि आप विकास पंचायत की बात मत करो, यहां पर गांव को विकास नहीं करना है, गांवों को न्याय दिलाना है। न्याय पंचायत की बात करते हैं, सुनना भी ना, इसकी कहीं थोड़ी लंबी आएगी। विकास पंचायत की जगह पर न्याय पंचायत की बात करते हैं, और इनका कहना होता है कि इसके प्रमुख कौन होंगे? न्यायाधीश। अब बताओ, जज साहब को इतना फुर्सत है कि प्रत्येक गांव में जा जाके न्याय करेंगे? है क्या? विकास कार्यक्रम ठीक था भाई, गांव का विकास हो रहा है, मतलब गांव धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो विकास पंचायत की जगह पर न्याय पंचायत की व्यवस्था करना चाहिए। और उसके जगह पर न्याय पंचायत के मुख्य अध्यक्ष कौन रहेंगे? बहुत बड़ी बात बोल दिए थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि एसटी और एससी को जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है।
एसटी एससी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि एक रूप से सही, क्योंकि संविधान बन गया था उस समय, जब संविधान बना था उसमें पहले ही बोल दिया गया था कि जो आरक्षण है उसको केवल 10 साल की लागू कर रहे हैं। सुने होंगे आप लोग भी, जैसी बना था संविधान तो केवल 10 साल तक, ताकि 10 साल में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो दलित है वो मुख्य धारा से जुड़ जाए। लेकिन फिर प्रत्येक 10 साल में क्या हो गया, अपडेट हो गया, फिर 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल, अभी भी आगे आने वाले 10 साल की और चलेगा। हाँ, देखो ये सब आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जिस पर अगर मैं डिबेट करूं किसी से भी, या आप कभी जीत नहीं सकते, ठीक है, ये खत्म होने वाला मुद्दा नहीं है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने कहा था कि एसटी एससी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। केवल एसटी एससी, अभी ना तो ओबीसी आया है ना तो महिला आया है क्या, केवल एसटी एससी को मिलना चाहिए, ठीक है, पहला। फिर इन्होंने कहा कि चुनाव जो है वो दलगत, मतलब पार्टियों के आधार पर चाहिए, दलगत आधारित होना चाहिए। मतलब क्या समझे, जो चुनाव पार्टियां लड़ती हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जोगी जनता कांग्रेस पार्टी है ना, चुनाव केवल इनको लड़ना चाहिए। वो लोग स्वतंत्र खुले रूप में अपना चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार कर सकते हैं। देखना, आप कभी भी चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, सरपंच चुनाव में नहीं होता है। होता है क्या कि मैं भाजपा का, मुझे वोट दो करके, सरपंच में नहीं होता है, ठीक है, उनका अपना आरी छाप, बाल्टी छाप, ये सब मिलेगा, कमल अमल छाप नहीं मिलता है ना। तो चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए, ये उनकी मांग थी, ठीक। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया आप, एक पढ़े न्याय पंचायत होनी चाहिए, दूसरा आरक्षण पढ़ लिए, तीसरा आप चुनाव पढ़ लिए, ठीक। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपके राज्य मंत्री बनते हैं ना, राज्य मंत्री, ठीक है, तो राज्य में राज्य मंत्री के अलावा एक पंचायती राज मंत्री भी होना चाहिए, समझे। राज्य मंत्री के अलावा, जैसे हम लोग विधानमंडल में बैठते हैं, विधानसभा में, तो राज्य के मंत्री लोग भी बैठते हैं, राज्य के मंत्री चुन के वहां भी जाते हैं केंद्र में। तो राज्य मंत्री के मतलब के अलावा पंचायती राज का मंत्री भी होना चाहिए, कि पंचायतों में क्या क्या दिक्कतें हैं, पंचायत की बात को लेकर के पहुंचे, है ना। जबकि हमको पता है कि हम सभी का जो प्रतिनिधित्व है वह एक विधायक है, जो विधायक हमारे क्षेत्र से उठता है वो पूरे गांव से बनता है, पूरा उस वहां का, ठीक है। फिर वहां से अगर पहुंचे विधानमंडल, मतलब वही है, तो इनका कहता नहीं, वैसा नहीं, राज्य मंत्री के अलावा एक पंचायती राज मंत्री भी होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि जो चुनाव होता है ना, चुनाव, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से चुनाव कराएगा, ठीक है। मतलब जो हमारे राज्य का निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन मंत्री है, ठीक है, वो क्या करेगा, केंद्रीय चुनाव का जो होता है, मतलब आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी सलाह से ही यहां क्या कराएगा, चुनाव कराएगा पंचायत का, ठीक है। ये उनकी सिफारिशें थी। तो इसमें अभी आप देखिए, अच्छा, इन्होंने एक चीज और मांग की थी कि पंचायत, जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। इस टॉपिक में, इस मुद्दे में कई लोग आएंगे आपके सामने ना, संवैधानिक बात को लेकर कई लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा उस समय जब अभी आप पढ़ोगे ना, चौथा या पांचवा वाला जो मेन समिति है, उसके आंसर को आयोग ने, सीजीपीएससी ने उसके आंसर को सही माना है। मतलब संवैधानिक दर्जा की बात इसने भी की थी, आगे आने वाले कुछ लोग और भी कहेंगे, लेकिन उन चारों के ऑप्शन रहने के बावजूद भी पीएससी ने इनको नहीं लिया है, ठीक है। बात ये किए हैं, ठीक है, तो जो आंसर प्रीवियस ईयर में ले चुका है ना गवर्नमेंट, वो उसी को लेगा, ठीक है। तो आयोग में इसने भी बात की थी कि पंचायती व्यवस्था को क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक।
तो इनके बारे में प्रमुख बातें देखो क्या क्या था। पहला, हाँ यहां से पहला क्या कि उन्होंने 2 स्तर की बात की थी, क्या क्या, जनपद स्तर और जिला स्तर। फिर दूसरा बात क्या कहा था, न्याय पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर तीसरा, एसटी एससी को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। फिर दलगत चुनाव होना चाहिए। फिर राज्य में राज्य मंत्री के आधार पर एक आपका पंचायती राज मंत्री होना चाहिए। और निर्वाचन आयोग जो है आपका, ठीक है, वह केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर क्या करेगा, यहाँ पर चुनाव कराएगा। और लास्ट आपका कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये 2 याद होगा। फिर एक और पढ़ लेते हैं, चलो। इसके बाद आए थे कौन, जी.वी. के. राव समिति। ये कब आया था, 1985। इसके पहले आप पढ़े थे, सबसे पहले बलवंत उत्तरी स्तरीय, फिर अशोक मेहता 2 स्तरीय। तो ये सोचा इन लोग 3 की बात कर लिए हैं, 2 की बात करिए, 4 का बात कोई नहीं किया है, मैं 4 का बात करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं भाई देखो, सबसे अलग मैं बोल रहा हूं, पंचायती राज को 4 स्तरीय होना चाहिए। ये इनकी सबसे अलग डिमांड आई थी। कौन कौन सा भाई, तो ग्राम में ग्राम पंचायत, फिर जनपद में जनपद पंचायत, फिर जिला में जिला पंचायत, और फिर राज्य में भी ला दो, राज्य बंधन। हड़कंप मच गया सब तरफ, तुम करना क्या चाहते हो, राज्य गांव बना दिए तुम। ठीक, तो ऐसा जो बात हुआ था वो कौन किए थे, जी.वी. के राव। ठीक है, इसके अलावा ये बोले थे कि भाई एक काम करो, अपना राज्य वित्त निगम की स्थापना करो। ये ठीक ठाक बात था कि एक वित्त आयोग, आप पढ़ोगे पंचायती राज के अधिनियम में राज्य वित्त आयोग के बारे में। भाई अगर हमको पैसा काम कराना है तो फंड तो मिलेगा, और फंड कहाँ से मिलेगा, सरपंच पैसा कहाँ से मिलेगा, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे, कहाँ से देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट को, जैसे हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, हम जो टैक्स भरते हैं, है ना, हम टैक्स देते हैं तो उनको पैसा मिलता है। उसी प्रकार जो आपका फंड आता है वो कहाँ से आता है, वो भी हम ही से देते हैं। हम ही गवर्नमेंट में जितना टैक्स भरते हैं वो वहीं से क्या करता है, फंड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे का चीजें हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, पूरा प्रावधान उल्लिखित है संविधान उसमें आपके पंचायती राज में कि क्या क्या टैक्स को हम देते हैं, हमको पता नहीं है लेकिन हम टैक्स भरते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो राज्य वित्त निगम की स्थापना करनी चाहिए, ये कौन कहता है, जी.वी. के राव समिति कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी सिफारिश को क्या कर देते हैं, अमान्य। अशोक मेहता को और अमान्य कर देते हैं, तुम तो और छोड़ दो। ठीक है, सबसे प्रमुख कौन रहते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो डालना हेडिंग अब आप अपना प्रमुख समितियां, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना होती है। ठीक है, फिर इसको लिखना, यह क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय, ग्राम जनपद और जिला। ग्राम में ग्राम पंचायत, जनपद में जनपद पंचायत और जिला में जिला पंचायत। इसको लिखना अन्य सिफारिशों में, अन्य सिफारिश में सत्ता लिख के डैश देना है ना, मैं लिखवा देता हूं। अन्य सिफारिशों में पहला लिखना सत्ता, पहला लिखना सत्ता। हाँ देखो, जब भी
एक चीज और समझाता हूँ। देखो, जैसे अभी आप सुने होंगे कि CGPSC में सर्वाधिक घोटाला, है ना, जो 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो क्या थे, फर्जी तरीके से पहुंचे थे। ठीक है, हम लोग जब पढ़ रहे थे 2017-18 समय, उस समय एग्जाम हुआ था CMO का, बताया था 300 नंबर के पेपर में टॉपर कितना लाया था, 269, 269 नंबर, 70 लगभग, सिर्फ 31 नंबर था उसका, मात्र 300 में 269। पेपर अच्छा था, पेपर लेवल ठीक था, नहीं मैथ्स रहता ही नहीं है, पूरा ये रहता है, पंचायती पूरा भरा था उसमें ना। ठीक है, तो जब हम लोग रिजल्ट देखें कि कौन कौन मतलब टॉप 269 लाने वाला इंसान कौन सा इतना बुद्धिमान है, तब पता चला दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ऐसे ऐसे 7 जोड़े, मतलब 14 लोग बने थे अभी। हाँ, जीजा साली, पति पत्नी, ऐसे 7 लोग, भाई बहन, पूरे 7 पेयर, मतलब 14 लोग बने थे। तो वही तो, ये सब तब समझ में आती है जब हम लोग एग्जाम देने के बाद अपना चीज चेक कर, भाई अगर मैं एग्जाम दिया हूँ सीरियसली, तो मैं चेक करूंगा ना यार कि कौन, मतलब मेरा कैसे नहीं हुआ, बाकी लोग का कैसे हो गया, तो जब समझ में आता कि भाई इन लोग थोड़ा पहुंचे हुए लोग हैं, इनका इनको फर्स्ट डिफरेंस चेक किया जाता है ना। तो ऐसा पेपर हुआ था उस समय। तो अब जब आयोग बनता है कोई चीज ना, तो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। जैसे अभी CGPSC घोटाला में जो आयोग बना था, जो समिति बनी थी, वो समिति अपना पूरा निरीक्षण करके अपना एक रिपोर्ट लिखती है कि मैंने जब निरीक्षण किया तो मुझे ये चीज मिली है। तो वही रिपोर्ट बलवंत राय मतलब समिति ने किया था कि मैं जो निरीक्षण किया हूँ ग्राम में जा करके, तो ये समझ में आया कि पंचायत 3 टाइप का होना चाहिए। इसके अलावा ये सिफारिश थी कि सत्ता पहला। ठीक है, तो सत्ता लिख के डैश देना, सत्ता लिख के डैश दो। लिखिए, पंचायती राज संस्था में, सत्ता लिख के डैश दिए, लिखना पंचायती राज संस्था में वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण, शिफ्टिंग, वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण करना चाहिए। वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण करना चाहिए। वास्तविक सत्ता मतलब क्या, जैसे मान लो अगर मैं टीम का कैप्टन हूं, तो मुझे इतना पावर मिलना चाहिए कि मैं अपने टीम में से किस खिलाड़ी को कब उतारूं, ये मेरे पर होना चाहिए। हाँ, तभी तो मेरे पास पावर, तभी तो लोग मेरा बात मानेंगे। अगर मुझे इतना पावर दिया ही नहीं गया है, जो कोच है वो अपने उतारे, तो टीम का कौन सा प्लेयर मेरा बात मानेगा। तो वास्तविक सत्ता का जो हस्तांतरण है वो होना चाहिए, ताकि वो सरपंच जो है वो अपना काम करवा सके। ठीक है, सेकंड लिखना आपका वित्तीय साधन। वित्तीय साधन, इन संस्थाओं को इन संस्थाओं को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इन संस्थाओं को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराने चाहिए। फिर तीसरा लिखना विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, ठीक है, लिखना सत्ता के निर्वहन के लिए सत्ता के निर्वहन के लिए एवं एवं कार्यों की सुगमता, मतलब आसानी से करने के लिए, एवं कार्यों की सुगमता के लिए एवं कार्यों की सुगमता के लिए विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए।
मतलब सत्ता का, सत्ता छोड़ दिया था क्या, क्या लिखवाया हूँ? हाँ, वही जो सत्ता, जो हमको, जो मुझे पावर मिला है। हाँ, जैसे अभी सरपंच चुनाव के तुरंत बाद क्या होता है, मतलब सरपंच चुनाव तो होता ही है ना, और पंच चुनाव भी होता है ना। पंच चुनाव क्या है, उस सरपंच के लोड को कम करने के लिए, ताकि हर वार्ड में एक पंच रहे, है ना। हर वार्ड में पंच रहेगा, मतलब वो अपने पावर को क्या कर दिया, अपने गांव में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि हर वार्ड का देख रेख किया जा सके। सत्ता का क्या है, वो विकेंद्रीकरण है। ठीक है, फिर लिखना लास्ट आपका, योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं का क्रियान्वयन। देखो, विकास संबंधी सभी कार्यक्रमों, विकास संबंधी सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, विकास संबंधी सभी कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज को, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज को पंचायती राज को मूल इकाई, पंचायती राज की, सॉरी ना, पंचायती राज की मूल इकाई ग्राम स्तर से प्रारंभ करना चाहिए। पंचायती राज की मूल इकाई ग्राम पंचायत से प्रारंभ करना चाहिए। हाँ, ग्राम स्तर से प्रारंभ करना चाहिए। क्लियर है? ये जो 4 पॉइंट है, ये इनकी अन्य सिफारिशें थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ होना चाहिए। पहले आप बात की, आप सत्ता बांट दो, सत्ता को पूर्णतः उनको सौंपो जो उसके लिए खड़े हैं। दूसरा, उनको पैसा दो ताकि वो काम कर पाए। तीसरा, विकेंद्रीकरण करो। ठीक है, आप अपने पास जो सत्ता रखे हो, पावर, उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। और चौथा, योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए सबसे मेन चीज है, मूल इकाई क्या है, गांव। हमारे अगर बिलासपुर में भी देखोगे, तो अगर मान लो आप पीडीएस ही लेते हो, मतलब अगर आप चावल चावल गेहूं देती है गवर्नमेंट, आप अगर देखोगे तो इनकी सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ है, गांव में ही है। जो गांव स्तर के लोग हैं, है ना, वही अधिकांशतः पीडीएस की सुविधा से को लेते हैं। जो शहर में जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वो क्यों लेंगे, वो क्यों चावल बोरा लेने के लिए लाइन में लगे रहेंगे क्या, नहीं, है ना। तो ये सब चीजों की आवश्यकता कहाँ है, गांव में है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। अब लिखना सेकंड, इसी में लिखना नीचे, पंचायती राज को लागू करने वाला, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान, ब्रैकेट में नागौर जिला, ब्रैकेट में नागौर जिला है, जिसने इसे, नागौर जिला ब्रैकेट में है, जिसने इसे 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया। 1959, 1957 में आया वो रिपोर्ट, सभा 58 में, फिर ये स्टार्ट हुआ 1950। उसके बाद लिखना 11 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले, महबूबनगर जिले ने इसे अपनाया। तीसरा पॉइंट, 73, 73वें और 74वें, 73 एंड 74, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने वाला जिला कौन है, कौन है, मध्य प्रदेश है। हाँ, पूर्ण रूप से
लागू करने वाला जिला मध्य प्रदेश है। ये 3 पॉइंट याद रहेगा। अरे सॉरी, राज्य है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब डालना सेकेंड आपका अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ठीक। अशोक ने क्या क्या बातें कही थी? पहला क्या कहा था? पहला सबसे पहले 2 स्तर, दूसरा विकास पंचायत के स्थान पर न्याय पंचायत, तीसरा आरक्षण, एसटी एससी को आरक्षण, फिर चौथा चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए, पांचवा हाँ राज्य में राज्य मंत्री के अलावा पंचायती मंत्री होना चाहिए, छठवां मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मतलब केंद्र का जो है वो यहां पर क्या करेगा, चुनाव करवाएगा। फिर और क्या था, और क्या कराया था? बस एक और बोला था वो कि पंचायत को ना, अगर पंचायत का विघटन होता है मतलब पंचायत भंग हो जाता है तो प्रत्येक 6 माह के भीतर चुनाव कराना जाना चाहिए। ये उनका एक और वो था, बात थी। तो लिखो आप अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977, 1977। इनकी सिफारिशें क्या थी? 2 स्तरीय, जनपद में और जिला में। जनपद में जनपद पंचायत और जिला में जिला पंचायत। इसको लिखिए ना, फिर लिखवाता हूं मैं, बस इसको इसको लिखना, सिर्फ इसको लिखना, इसको यहां से लिखवाऊंगा, यहां से लिखवाऊंगा विकास पंचायत से, इसको बस लिखना। हो गया, लिखना। इस समिति ने इस समिति ने विकास पंचायत के स्थान पर न्याय पंचायत की बात कही। इस समिति ने विकास पंचायत के स्थान पर न्याय पंचायत की बात कही तथा तथा इसके अध्यक्ष न्यायाधीश को बनाने की बात कही गई। इसके अध्यक्ष न्यायाधीश को बनाने की बात कही गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतलब एसटी और एससी, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को, एसटी और एससी लिख सकते शॉर्टकट में, या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने की बात कही गई। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने की बात कही गई। फिर तीसरा, इन्होंने चुनाव दलगत आधार पर, दलगत मतलब क्या, पार्टी के हिसाब से है ना, दलगत आधार पर होने की बात कही। दलगत आधार पर होने की बात कही। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राज्य निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयुक्त के चुनाव कराने की बात कही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को चुनाव कराने की बात की। छोड़ दो उस लाइन को, बाद में लिख लेना। फिर नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही। फिर पंचायतों के विघटन के पंचायतों के विघटन के 6 महीने के भीतर पंचायतों के विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने का प्रावधान रखना चाहिए। प्रावधान रखना चाहिए, ठीक है। लिखना थर्ड, तीसरा लिखना। कौन थे? GV.K. राव समिति। तीसरा पॉइंट, तीसरा आपकी समिति थी GV.K. राव समिति। पहला लिखना, इन्होंने पंचायत को 4 स्तर पे बांटा। इन्होंने पंचायत को 4 स्तर पे बांटा। पहला क्या? ये आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और राज्य पंचायत। इसको नोट करना, इन चारों को नोट करो। ग्राम, जनपद, जिला, राज्य, 4 स्तर। ग्राम, जनपद, जिला, राज्य। ग्राम, जनपद, जिला और राज्य। आप पढ़ेंगे कुछ दिन बाद कि वाकई में ये व्यवस्था भी है, ये एग्जिस्ट करता है, 4 स्तर पर है, ठीक है। कहीं पर एक जगह बस है। लिख लीजिए चारों को। फिर लिखना दूसरा पॉइंट इसमें, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। एक और, जैसे इसके पहले अशोक जी ने क्या कहा था कि एसटी और एससी को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इन्होंने एक चीज और ऐड कर दिया, एसटी, एससी और महिला। लिखो, एसटी, एससी और महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई। ठीक, ये मुख्य 4 पॉइंट याद रहेगा, तो रिवाइज करें एक बार। चलो स्टार्ट कर। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, आपका बलवंत राय समिति, ठीक है। कब आया था? 1950। उसके तहत पहला जिला जिसने पहला राज्य जिसने पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाया, कब अपनाया? कब अपनाया? हाँ, 2 अक्टूबर 1959। कौन था? राजस्थान का कौन जिला? नागौर जिला। नहीं नहीं नहीं, अगर वो बोलेगा साफ साफ कि पूर्ण रूप से, मतलब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत बोलेगा, तब मध्य प्रदेश आएगा। लेकिन प्रथम बोलेगा तो राजस्थान आएगा। ठीक, हाँ।
तो सबसे पहला उसमें सिफारिश क्या था? सबसे पहला सिफारिश त्रिस्तरीय। दूसरा, देख के नहीं बोलना है, नहीं सॉरी, उसमें थे क्या आप लोग? बलवंत में थे क्या? हाँ, तो पहला था तीन स्तरीय। दूसरा क्या था? सत्ता क्या होना चाहिए? हस्तांतरित होना चाहिए। फिर तीसरा, वित्तीय साधन, मतलब अपने काम को करने के लिए आपको उसको पैसा देना चाहिए। फिर तीसरा, विकेंद्रीकरण, कार्यों के हस्तांतरण के लिए आपको उसको सत्ता देना चाहिए। फिर चौथा, योजना क्रियान्वयन। ठीक है। फिर आया बलवंत मेहता समिति, सॉरी अशोक मेहता समिति। कब आया था? 1977। पहला क्या बोला इससे? दो स्तरीय। दूसरा, विकास पंचायत के स्थान पर न्याय पंचायत। तीसरा, ST/SC को आरक्षण। चौथा, चुनाव दलगत आधार होना चाहिए। फिर पांचवा, हाँ, मुख्य के हिसाब से राज्य में चुनाव होना चाहिए। फिर छठवां, ठीक, फिर लिखवाया तो क्या मिस कर गया क्या? अब सब चीज दिमाग में रहती है, जो बोल दिया तो बोल दिया, उसको लिख लेना कहीं पर। कहाँ लिखा दिखा? उसको नहीं लिखवाया हूँ तो लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। हाँ वही है, मुख्य आपका जो होंगे वो केंद्र पर होंगे, हमारे यहाँ होते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। इसमें ना अशोक मतलब 7वां पॉइंट लिख लेना कि राज्य मंत्री लिखो आप, हाँ, के अलावा, हाँ, राज्य मंत्री के अलावा पंचायती राज मंत्री का, राज्य मंत्री के अलावा पंचायती राज मंत्री का पद होना चाहिए। ठीक है, 7 पॉइंट ही है ना। इसने ST और SC के आरक्षण की बात कही थी। जैसी GV के राव आते हैं, कब आते हैं? 1985 में। वो क्या करते हैं? 4 स्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? ये कार्यकाल जो है वो 5 साल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ST SC और महिला को मिलना चाहिए। और इसके बाद एक और था क्या? राज्य वित्त आयोग गठन चाहिए। अशोक ने कहा था कि कार्यकाल का अगर विघटन हो जाता है, अगर कोई पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए, जो वाकई में अभी होता है ना। आप पढ़ोगे इसको आगे चल करके, उसमें जब भी कोई सरकार मतलब अपना पंचायत का कोई अविश्वास प्रस्ताव आया और सरकार खत्म हो गई पंचायत का, तो 6 माह के भीतर चुनाव होगा और नया सरपंच बनेगा। ठीक है। लेकिन जो नया सरपंच बनेगा केवल उसी लिमिटेड समय के लिए ही बनेगा, फिर वो 5 साल के लिए नहीं बनेगा। जैसे 3 साल का मतलब 5 साल चुनाव है, एक सरपंच 3 साल रह गया, बचा 2 साल, तो अगर 2 साल बचा है तो इसके 6 माह के भीतर चुनाव होगा और सरपंच बनेगा, बचा हुआ समय ही रहेगा। लेकिन एक और प्रावधान है कि अगर सरकार मतलब पंचायत का विघटन होता है और विघटन होने के बाद उस पंचायत का केवल 6 माह का समय बचा है तो नहीं होगा चुनाव। अब 6 माह के लिए कौन चुनाव का खर्चा कराएगा? ग्राम पंचायत करेगा। हम सभी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, पता नहीं पता है? अगर आप गांव के निवासी हो, आपका वोटर ID कार्ड बना है, तो आप ग्राम पंचायत का हिस्सा हो, है ना। देखा, कोई भी चीज, किसी का शादी ब्याह करना है तो सबसे पहले गुड़ी बैठता है, देखे हैं? पहले मीटिंग होता है गांव के सभी लोगों का, सदस्यों का, सबको बोलते हैं भाई आना आना करके, फिर सब आते हैं, फिर मीटिंग होता है कि कौन खाना मतलब कैसे कैसे करोगे बताओ करके, फिर पूरा बताएगा अरेंजमेंट ऐसा करना है करके ना। तो वो ग्राम पंचायत है वो। ठीक है। जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो एक ग्राम पंचायत का सदस्य होता है, तो वो सब चलाती है पीछे मैंने अपने उसको। हाँ वही सरपंच की बात करो, गांव की बात कर रहे हैं। ठीक है, बन जाएगा। चलो कल पढ़ेंगे बचा हुआ 3 और समिति के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा आपके कंटेंट उधर से इधर, इधर से उधर होंगे, इसलिए मैं आज 3 पढ़ाया हूं और तीनों को याद करवाया हूं। कल मिसमैच नहीं करना। जैसे सबसे पहले
सबसे पहले मिसमैच होगा आपके आरक्षण में। सबसे पहले एसटी एससी आरक्षण आया, केवल कौन लाया था? अशोक। फिर एसटी एससी और महिला आ गए, अभी ओबीसी नहीं आया है, अभी ओबीसी नहीं आया है, अभी धीरे से ओबीसी भी आएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले एसटी एससी आया है, फिर एसटी एससी महिला, फिर एसटी एससी ओबीसी आएगा धीरे से। ठीक है, एक ने केवल क्या कहा है, 6 माह के भीतर कराना है, एक बोला कि 5 साल होना चाहिए। संवैधानिक दर्जा के बारे में एक बार बात हो चुका है, किसने कहा है? अशोक ने कहा है। वित्त आयोग का गठन हो चुका है एक बार, अभी आगे और होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।